गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में आपका जो चैप्टर था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ठीक है, इसके हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर चुके थे। फर्स्ट पार्ट कौन सा था बच्चों? साहिब आलम की कहानी, जहां हमने देखी थी, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से जो साहिब आलम है उसकी फैमिली पहली बार कहाँ पे रहती थी? ढाका बांग्लादेश से वो बिलोंग करते थे। कुछ वहां से 1971 में जब वॉर हुआ था बच्चों, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर था, और जिसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया गया था। तो बांग्लादेश से कुछ लोग माइग्रेट होके इंडिया में आ गए थे, और उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तूफान आता है, जिस वजह से वहाँ के लोगों की फसल बर्बाद हो जाती है। जहाँ पे वो रहते थे उनके घर भी बर्बाद होते हैं। और इस एक और कारण से वहाँ के लोग शिफ्ट होके कहाँ आ जाते हैं बच्चों? इंडिया आ जाते हैं। इंडिया में आकर वो कहाँ बसते हैं? इंडिया में आकर के वो लोग बसते हैं बच्चों दिल्ली, यानी कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में एक जगह है। आउटस्कर्ट्स हमने देखा था, आउटस्कर्ट पेरिफेरल एरिया कहा गया था उसे। पेरिफेरल एरिया यानी कि जो बाहर का एरिया रहता है, बाउंड्री वाला एरिया रहता है। दिल्ली के बाहर का जो एरिया है वहाँ पे एक जगह है सीमापुरी। सीमापुरी में ये लोग आके सेटल हो गए थे, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनको सेटल करवाया गया था। जो एक तरह से इलीगल सेटलमेंट्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं गैर कानूनी जो बस्तियां होती हैं, वो बसाई गई थी। क्योंकि इनके पास गैर कानूनी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना तो इन लोगों के पास यहाँ आने का कोई परमिट था, ना कोई वीज़ा, ना कोई पासपोर्ट, किसी भी कोई दस्तावेज इनके पास नहीं थे, ठीक है, ना इनके पास इनके खुद के आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं थे। लेकिन इनको सिर्फ यहाँ पे क्या कराया गया, बसा दिया गया। और इनको बसाने वाले कौन थे बच्चों? हम सब जानते हैं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वहीं के लोकल जो नेता होते हैं, एमएलए विधायक होते हैं, उन्होंने इनको यहाँ पे बसाया ताकि वो ये उनके वोट बैंक का काम कर सके। ये उन पे इस बात का उपकार करेंगे कि हमने तुम लोगों को यहाँ पे बसाया है, कुछ रोजगार दिलाया है, तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है। और इसको भी बच्चों इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि इनके लिए सबसे वक्त जरूरी उस वक्त क्या था? सरवाइव कर पाना, ठीक है। एक ऐसे इंसान के लिए जिसके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वो किसी भी कंडीशन में रहने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये लोग भी बिना आइडेंटिटी के, और ये जानते थे कि हम बहुत ही बुरी कंडीशंस में यहाँ पे रहेंगे, बस्तियों में रहना पड़ता है। आप जानते ही हैं सबकी बस्ती कैसी होती है, बिल्कुल टूटे फूटे मकान होते हैं, ना वहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं होता, और ना पानी साफ होता है, कुछ भी फैसिलिटीज नहीं होती है, ना आसपास कोई स्कूल, कुछ भी नहीं उनको मिलता है। सिर्फ एक चीज़ का फायदा ये मिलता है कि उन्हें फ्री का राशन मिल जाता है, क्योंकि इन लोगों के राशन कार्ड बनवा लिए जाते हैं, इनमें उनको 2 वक्त के लिए राशन मिल जाता है। और सिर्फ वही उनके सर्वाइवल का रीजन रहता है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? खाना और पानी। तो उनको वो चीज़ मिल जाती है और ये लोग खुशी खुशी यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। और अब ऐसा करते करते बच्चों 1971 में लगा लीजिए ये लोग यहाँ पे आए थे, अब कितने साल हो चुके हैं, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि 71 से अगर हम अभी 26 की बात करें, तो अब इन्हें कम से कम 50 साल से ऊपर हो चुके हैं भारत में आए हुए। लेकिन ये अभी भी हमने देखा इस चैप्टर में कि आज भी क्या काम कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने शुरू में किया था, दैट वाज रैग पिकिंग। रैग पिकिंग क्या काम होता है? रैग पिकिंग होता है बच्चों कूड़ा बीनने का काम। सीमापुरी के पास क्या है? एक बहुत ही बड़ा कूड़े का ढेर है, जहाँ पे पूरे दिल्ली का कूड़ा डंप किया जाता है। और ये लोगों का काम क्या है? उसी रैग पिकिंग करना, वहीं पे जो कूड़े में से जो कुछ काम की चीज मिल जाती है उसको ढूंढना और उसको जाकर के मार्केट में बेचना, और उससे थोड़े बहुत पैसे कमा लेना। बाकी इनको फ्री का राशन मिल जाता है, 2 वक्त का राशन, और सिर्फ इनको एक वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है, और इसी तरह इनकी लाइफ चल रही है। और इनकी कोई ग्रोथ का कोई और भी सोर्स नहीं है कि ये इससे आगे जाके कुछ और कर सकते। ये भी वही करते हैं, और आने वाले इनके जो बच्चे हैं बच्चों, वो भी इसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं, इनकी इनकी हेल्प करते हैं। बच्चे भी रैग पिकर्स हैं और बड़े लोग भी रैग पिकिंग करा करते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक दिन पहुंचती हैं कौन? हमारी जो ऑथर है अनीसा। उनके घर के पास में ही ये कूड़ेदान है। ये हम कह सकते हैं सीमापुरी का एक कूड़े का ढेर है, जहाँ पे वो एक दिन जाती हैं, विजिट करती हैं और देखती हैं कि किस तरह से सबके सब इस कूड़ा बीनने के काम में लगे हुए हैं। उनका ध्यान जाता है कुछ बच्चों की टोलियों पर, जिनको क्या कहती हैं? वो कहती हैं आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉय। आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉय से उनका मतलब है कि ये बच्चे बिना चप्पलों के, इनके पैरों पे ना तो कोई चप्पल है, और नंगे पैर ये लोग दौड़ते रहते हैं। इस तरह से सुबह सुबह होते ही
चिड़ियों की चहचहाहट सुनने लग जाती है, उसी तरह से इन लोगों की भी आवाज़ आने लग जाती है। पूरा दिन भर ये अपने कंधों पर एक प्लास्टिक का बैग लेके घूमते रहते हैं, उसमें कूड़ा बीनते हैं, उसमें से जो भी ज़रूरत की चीज़ इन्हें मिलती है उसे अपने बैग में डाल देते हैं। यार बच्चों, तो उसी वहीं पे कूड़ा बीनने वाली टोली में इनको मिलता है एक लड़का। पहले तो ये खुद हैरान हो जाती हैं उसके नाम को सुन करके। कि साहिब आलम का अर्थ होता है यूनिवर्स ऑफ द गॉड ऑफ द गॉड, या फिर हम कह सकते हैं लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स का विजेता या फिर इसका शासक। तो एक रैग पिकर का नाम इस तरह से रखे जाने पे उन्हें बहुत आश्चर्य होता है, और साथ ही साथ वो मन में ये भी सोचती है कि क्या होगा, क्या गुजरेगी इस बच्चे पर जब जिस दिन इसे अपने नाम का अर्थ पता चलेगा, मालूम। फिर वो उन बच्चों से बात करती हैं, बात करते हुए पूछती हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, कब से रह रहे हो, कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें करती हैं। तब साहिब आलम से वो कहती है कि तुम लोग ये पूरा दिन भर कूड़ा क्यों बिनते रहते हो, क्यों नहीं जा करके तुम स्कूल में पढ़ाई करते हो। इस पे साहिब आलम जवाब देता है कि अगर आप हमारे आसपास कोई स्कूल होता तो हम डेफिनेटली वहाँ जाके पढ़ते, मैं तो वहाँ जाके पढ़ता। तो ऑथर मजाक में ही कह देती हैं कि क्या अगर मैं स्कूल बनाती हूँ तो तुम वहाँ पढ़ने आओगे। इसका जवाब देते हुए साहिब आलम कहता है कि हाँ, आप बनाएंगी तो मैं डेफिनेटली पढ़ने आऊँगा। और ये कह करके ऑथर वहाँ से चली जाती है। फिर ऑथर को खुद भी ऐसा महसूस होता है कि जो उन्होंने उससे कितना झूठा एक वादा कर दिया। और होता भी कुछ ऐसा ही बच्चों। कुछ दिन बाद जब दोबारा वहाँ से ऑथर गुजरती है तो साहिब उनकी तरफ आकर सबसे पहला प्रश्न यही पूछता है कि क्या आपका स्कूल बन के तैयार हो गया है। जिसपे ऑथर को बहुत बुरा महसूस होता है कि मैंने एक बच्चे से कितना झूठा वादा किया। और फिर वो जवाब देती है कि स्कूल को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं बन सकता। और तभी वो मन में सोचती है कि ये झूठा वादा पहली बार इनसे कोई नहीं कर रहा है। इनके जीवन की पूरा का पूरा एक झूठे वादे पर क्या किया गया है बच्चों, स्टेब्लिश है, बसाया गया है। उनको वहाँ पे स्टेब्लिश ही एक झूठा वादा देकर किया गया होगा कि तुम्हारी भी लिविंग कंडीशन कल के दिन बहुत अच्छी होंगी, तुम लोग भी एक संपन्न जिंदगी जी पाओगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो अभी भी पहले भी बस्ती में रह रहे थे, आज भी बस्ती में रह रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ है तो एक कारण से, और वो है बच्चे उनका वोट। कि वो उनका वोट मायने रखता है, काउंट होता है, इसलिए उनको बसाया गया है। और उसके अलावा उनकी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि फिर अनीस जंग जो हमारी ऑथर हैं वो कुछ और सवाल भी करती हैं उनसे। वो ये कहती हैं कि तुम लोग पूरा दिन भर बिना चप्पलों के, बिना शूज के क्यों घूमते रहते हो सकता है तुम्हें तकलीफ नहीं होती, या फिर तुम्हारे पैर में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ये बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। तो फिर वो बताते हैं इस तरह से, जैसे छोटे बच्चे जवाब देते ही हैं कि हमारे पास चप्पल है लेकिन ये पहनते नहीं है, मम्मी ने घर पे छिपा रखी है। और कोई कहता है कि अगर छिपाई भी नहीं होगी तो भी हम नहीं पहनेंगे, इस तरह की बातें करते हैं। उसी भीड़ में, बच्चों की भीड़ में औरतें देखती हैं कि एक बच्चे ने क्या करा था। स्टूडेंट्स, एक बच्चे ने शूज पहन रखे हैं, बट द पेयर ऑफ शूज आर डिफरेंट। ठीक है, एक जूता अलग है और दूसरा जूता अलग है। और ये देख कर कि जब ऑथर उसकी तरफ देखती है तो वो शर्मा कर अपने पैरों को छिपाने लगता है। तब यहीं से ऑथर को एक कहानी याद आती है जो जूतों से रिगार्डिंग। एक बार ऑथर की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो अपनी कहानी बताता है कि वो उडीपी से आया है। और उडीपी में जब वो छोटा बच्चा था और स्कूल पढ़ने जाता था, तो उसी स्कूल के रास्ते में, स्कूल जाते वक्त एक रास्ते में मंदिर पड़ा करता। मंदिर में वो हमेशा माथा टेकता था, और वो एक देवी का मंदिर था जहाँ पे वो हमेशा वहां से क्या करता था, मन्नत मांगता था, देवी से मन्नत मांगता था, एक प्रेयर करता था। और उसी मंदिर में जो उसके पिताजी थे वो एक प्रीस्ट का काम भी करते थे, यानी कि वो मंदिर के पुजारी थे। तो वो क्या मन्नत मांगता था बच्चों, वो ये मांगता था कि काश मेरे मुझे एक दिन पहनने के लिए शूज मिल जाए। और ऐसा करते करते बहुत साल गुजर जाते हैं, करीबन 30 साल गुजर जाते हैं। 30 साल बाद जब ऑथर वापस उस जगह पे जाती है उडीपी में, तो देखती है कि जो मंदिर है उसकी हालत अब थोड़ी खराब हो गई है, वो खंडर सा बन गया है। लेकिन वहां अभी भी पूजा होती है। उस मंदिर के पीछे ही एक नए पुजारी का घर है। और जैसे ही वो उस पुजारी से मिलने जाती है, वहां देखती है कि रेड और व्हाइट कलर की चेयर्स वहां लगी रहती हैं, वो उन चेयर्स में बैठ जाती है। तभी स्कूल से नए पुजारी का बेटा दौड़ता हुआ आता है, और वो अपना बस्ते को, स्कूल के बस्ते को बैग पे पटक देता है। और ऑथर ये देखती है, देख के हैरान हो जाते हैं कि इस वाले पुजारी के बेटे ने अपने पैरों में शूज पहन रखे। और तब उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा एहसास होता है कि 30 साल पहले मांगी गई जो दुआ है वो शायद देवी ने आज पूरी कर दी। यानी कि जो रिक्वेस्ट एक बच्चे ने 30 साल पहले करी थी कि उसके पैरों में शूज आ जाएं, वो आज जाके सक्सेसफुल हो चुका है। आज जो बच्चा है उसके पैरों में शूज है।
लेकिन फिर वो ये भी कहती हैं कि ऐसा हर जगह देखने को नहीं। इंडिया में अभी भी बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे या फिर कई लोग बिना चप्पलों और जूतों के ही दिखाई देते हैं। और वो इस बात को कैसे छिपाते हैं, वो ये कह करके छिपाते हैं कि चप्पल पहनना या जूते पहनना हमारे कस्टम में, हमारे रीति रिवाजों का पार्ट नहीं है, भाग नहीं, तो हम इसलिए नहीं पहनते। लेकिन यहाँ पे डाउट है ऑथर को कि क्या ये लोग रीति रिवाज के आड़ में अपनी गरीबी को छिपा रहे हैं, और इस वजह से ये इस पर थोप देते हैं कि ये हमारे रीति रिवाज। उसके बाद हमने देखा था कि एक दिन ऑथर की मुलाकात वहां पे सीमापुरी में रह रही औरतों से भी होती है, जिन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने थे, साड़ियां पहनी थी, और उनकी हालत भी कुछ बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी। वो ऑथर उन लेडीज से, उन औरतों से पूछती हैं कि आप लोग जब आपके अच्छे खासे ढाका में हरे भरे खेत हुआ करते थे, तो आप अपने घर को छोड़ करके, अपने हरे भरे खेतों को, हरियाली से भरे हुए खेतों को छोड़ करके यहाँ पे ऐसी बेकार की जगह में कूड़े के ढेर में क्यों रह रहे? का जवाब देते हुए वो औरतें, वो लेडीज ऑथर को बताती हैं कि हमारे लिए वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल था। ऐसे हरे भरे खेतों का क्या फायदा जहाँ पे हमें दो वक्त की रोटी भी नसीब न हो। इस वजह से हमने काम की तलाश में और भोजन की तलाश में छोड़ के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो भी था, घर था, और हमारे जितने भी खेत थे, वो सब कुछ तूफान के कारण सब उजड़ गए थे। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर आगे बढ़ता है, और एक दिन ऑथर देखती हैं अनीस जंग कि जो साहिब आलम है वो एक जो लॉन टेनिस होता है उसके क्लब के बाहर पे खड़ा होकर अंदर दो लोगों को टेनिस खेलता हुआ देख रहा है, और उसे ऐसा देखने में बहुत ही दिलचस्पी है और बहुत ही मजा आ रहा है, वो एंजॉय कर रहा है गेम को। वो जाकर के उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मुझे ये गेम देखने में बहुत मजा आता है, इसलिए मैं इसे देख रहा हूँ, और जब यहाँ पे ये जगह खाली होती है तो जो यहाँ का वॉचमैन है वो मुझे अंदर आने अलाउ कर देता है, और मैं यहाँ पे झूले वगैरह झूलता हूँ। और तभी ऑथर की नजर जाती है साहिब आलम के पैरों में, जिसमें उसने टेनिस शूज पहने हुए थे। भले ही उन टेनिस शूज में एक होल होता है, एक छेद होता है, लेकिन फिर भी साहिब आलम उन्हें बड़े ही गर्व के साथ, बड़े ही मजे के साथ पहन रहा था, क्योंकि ऐसा बच्चा जिसने आज तक कभी भी जूते ना देखे हों, उसे चाहे कोई फटा भी जूता भी मिल जाए, वो भी उसके लिए क्या था, एक बहुत अच्छी गिफ्ट से कम, एक सरप्राइज से कम था। और उसे वो किसने दिया था? उसे दिया था किसी रिच बॉय ने, कोई अमीर लड़का रहा होगा जिसका जूता खराब हो गया होगा, फट गया होगा, इस वजह से उसने उसे डिस्कार्ड कर दिया, और तब जाके वो कहाँ पे पहुंचता है, वो साहिब आलम के पास। ठीक है। अब अगली मुलाकात अनीस जन की साहिब आलम से जब होती है, तो उसके कंधे पर वो रोज की तरह प्लास्टिक का बैग नहीं बल्कि एक स्टील का कनस्तर देखती है। और ये देखकर ऑथर उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो स्टील का कनस्तर लेके? तो वो कहता है कि अब मैं पास में ही एक चाय के ठेले पे काम करने लगा हूँ, चाय बनाने। और ये देख करके ऑथर अनीस जन को बहुत दुख होता है कि वो लड़का जो आज तक बिल्कुल केयर फ्री रहा करता था, बिल्कुल निष्फिक्र एक भाव उसके चेहरे पे दिखता था, वो अब नहीं दिख रहा है। भले ही ये पूरे दिन भर कूड़ा बीनता था, लेकिन ये अपनी मर्जी का मालिक था, ये जो चाहता था वो करता था, लेकिन आज के बाद ये अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, क्योंकि इसे किसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा? इसे जिस जो चाय के ठेले का जो मालिक है उसके अकॉर्डिंग इसको आना पड़ेगा, और घर शाम को वापस भी जाना पड़ेगा। और तभी वो इस बात को कहती है कि जो प्लास्टिक बैग का बोझ था वो कई ज्यादा है, बहुत कम था स्टील कनिस्टर के बोझ से, क्योंकि अब उस पर किसका बोझ आ चुका है? उस पर एक तरह से हम कह सकते हैं बच्चों, वो अब गुलाम है। ठीक है, वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा, उसे किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? उसे चाय के ठेले के मालिक के हिसाब से अब चलना पड़ेगा। तो ही इज नो मोर हिज ओन मास्टर, अब वो अपना खुद का मर्जी का मालिक नहीं है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे फिनिश हो गई थी। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है। फिर हमने शुरू करी बच्चों इसकी सेकंड पार्ट, इसका सेकंड स्टोरी। अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। और ये स्टार्ट होता था
टाइटल के साथ, जिसका नाम था आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। यहाँ पे हमने कहानी देखी मुकेश की, जो इस बात पे अड़िग है, यानी कि डटा हुआ है कि मैं अपना मास्टर खुद रहूंगा, जो बिल्कुल विपरीत है। हम बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है किससे? साहिब से। साहिब अब अपना खुद का मास्टर नहीं है, वो उसका मास्टर कोई और। लेकिन मुकेश, जिसकी कहानी हम अब पढ़ने जा रहे हैं, वो इस बात पे अटल रहता है लास्ट तक। आप देखेंगे इस चैप्टर में कि मुझे अपना मास्टर खुद ही रहना है, मैं किसी के लिए गुलामी नहीं करना चाहता। ठीक है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं एक दिन मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। इस पे ऑथर उससे जब मिलती हैं, और ये कहानी बच्चों कहाँ की है? फिरोजाबाद की है। इससे पहली कहानी सीमापुरी की थी, बट ये कहानी अब फिरोजाबाद की है। जब ऑथर फिरोजाबाद जाते हैं, वहां पे उनकी मुलाकात मुकेश से होती है। अब हम जानेंगे कि मुकेश आखिर कौन है और ये कौन कहाँ से आता है। तो मुकेश बच्चों बिलोंग करता है एक ऐसी कम्युनिटी से जो है बैंगल मेकर्स की कम्युनिटी, यानी कि चूड़ी बनाने वालों की कम्युनिटी। फिरोजाबाद फेमस ही है अपनी बच्चों कांच की चूड़ियों के लिए। और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में कि हर गली में, हर नुक्कड़ में, यहाँ पे हर घर में कह सकते हैं कि यहाँ पे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पे हमें हर जगह क्या देखने को मिलेगी? भट्टियां देखने को मिलेगी, फर्नेसेस जिन्हें कहा गया है, जहाँ पे कि छोटे से छोटे और बड़े से बूढ़े लोग क्या लगे हैं? चूड़ियां बनाने में लगे हैं। और ये सभी लोग बेंगल मेकर्स की कम्युनिटी से आते हैं। और इनको इस काम में कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, जबकि बेंगल्स काफ़ी अच्छे दाम में बिकती हैं। बट क्योंकि जो बीच के मिडल मैन हैं, वो सारा बेनिफिट लेते हैं और इनसे वो दिन रात भर फैक्ट्रियों में काम करवाते हैं। यहाँ तक कि जो चीज़ें इलीगल हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर हो गया, बच्चों से काम करवाना, वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मुकेश जैसे और भी कई छोटे बच्चे अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक, अंधेरा होने तक वो लोग इन फैक्ट्रियों में ही रहते हैं, जहाँ पे कि उजाला, रोशनी भी बहुत कम होती है, और इतना टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई रहता है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। ऐसी हार्श कंडीशंस में ये लोग काम करते हैं। और जब ये कांच को पिघलाने का काम हो रहा होता है, उसको तराशने का काम हो रहा है, तो बच्चों उस टाइम क्या होता है? जो कांच के चूरा होता है, ठीक है, वो उड़ करके इनकी आंखों में चला जाता है, और विच बिकम्स द मेजर कॉज ऑफ देयर ब्लाइंडनेस। और कई लोग यहाँ पे उम्र से पहले ही क्या हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं, और उनकी जो साइट है, यानी कि देखने की शक्ति है, पावर ऑफ सीइंग, वो भी क्या हो जाती है? धीरे धीरे खराब हो जाती है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने कई सालों से यहाँ पे रोशनी भी नहीं देखी है, सूरज की पहली किरण तक नहीं देखी, क्योंकि उनकी सुबह और उनकी रात सीधा इन फैक्ट्रियों में ही होती है। और ऐसी ही जगह से मुकेश भी बिलोंग करता है। फिर एक दिन मुकेश ऑथर को अपने घर में ले जाता है, बड़े ही प्राउडली ये कहते हुए कि जो हमारा घर है वो क्या हो रहा है? रीबिल्ड हो रहा है, फिर से बन रहा है। और फिर पहली बार जो अनीस जंग ऑथर हैं, वो ऐसी जगहों पे विजिट करती हैं, और वो देखती हैं कि यहाँ की जो गलियां हैं बहुत ही ज़्यादा बदबूदार है, बहुत ही बुरी कंडीशंस में ये लोग भी रह रहे हैं। घर जो है बिल्कुल एकदम पास पास चिपके चिपके घर हैं, छोटे छोटे घर हैं, ना वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन है, और बहुत सारे लोग बहुत कम जगह में रह रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, और इंसान और जानवर एक साथ रह रहे हैं। बदबू आ रही है चारों तरफ गलियों से, और ना ही यहाँ पे कोई विंडोज देखने को मिल रही। फिर जाके वो पहुंचती है मुकेश के घर में। मुकेश का घर भी कोई बहुत अलग नहीं है, वो भी इन जैसा ही टूटा फूटा एक पुराना सा घर है। जैसे ही वो घर में अंदर एंटर करते हैं, वहाँ पे एक छोटी सी लड़की, जो कि मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है और घर की बहू है, वो खाना बना रही है। वो खाना चूल्हे पे बना रही है बच्चों, जिस वजह से क्या हो गया है? बताया गया है हमें कि उसकी आंखों में क्या हो गया है? स्मोक जा रखा है। बट और जैसे ही वो ऑथर को देखती है, शी स्माइल, वो स्माइल करती है। तभी वहां पे एंट्री होती है मुकेश के फादर की, और उसे देख करके वो लड़की साइड में खड़ी हो जाती है, अपने घूंघट को ओढ़ लेती है। यहाँ पे हमें थोड़ा घूंघट के बारे में बताया गया है कि एक ट्रेडिशन है इंडिया में, जहाँ पे किसी भी एल्डर के आते ही जो घर की बहू है या फिर औरतें हैं, वो घूंघट ओढ़ लेती है। क्लियर बच्चों? और फिर हमें बताया जाता है उनके फादर के बारे में कि जिन्होंने पूरे जीवन भर काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी हार्ड वर्क किया है, लेकिन तब भी वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए, और सिर्फ इतना कर पाए कि एक नॉर्मल सा उन्होंने एक छोटा सा घर बना दिया है, जहाँ पे वो लोग सिर छिपा सकते हैं। ठीक। फिर वहाँ पे कई सारे लोगों की हमें कहानी बताई जाती है जो ऐसे ही कंडीशंस में रह रहे हैं। वहाँ पे एक लड़की है जो जिसने पिंक ड्रेस पहनी है, जो ग्लासेस को, बेंगल्स को क्या कर रही है? फटाफट ऐसे बना रही है जैसे उसके हाथ नहीं बल्कि कोई मशीन हो गई। और ऑथर ये कहती है कि इस प्यारी बच्ची को शायद ये पता भी नहीं होगा कि ये किस कारण से इन बेंगल्स को बना रही है,
और फिर वो समझाती है कि बेंगल्स का क्या वो है, सिग्निफिकेंस है। ये बेंगल्स यूज होती है बच्चों एज अ सुहाग, हम कह सकते हैं भारत में जो ट्रेडिशन है सुहाग का, उसके लिए ये उसका एक तरह से सिंबल है, ठीक है, उसका प्रतीक है। और हर जो भी गर्ल जिसकी शादी होती है, जो ब्राइड यानी कि दुल्हन बनती है, वो इन्हें पहनती है। और यहाँ पे ऑथर ये कहते हैं कि छोटी लड़की भी कुछ समय बाद इसकी भी शादी करवा दी जाएगी और इसके हाथों में भी ये चूड़ियाँ होंगी। यहाँ पे वो ये कहना चाह रही हैं कि बिकॉज यहाँ पे एजुकेशन का कोई भी स्कोप नहीं है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे ही बच्ची बड़ी होती है उसकी शादी करवा दी जाती है, बिकॉज देयर इज नो स्कोप फॉर एनी एजुकेशन और स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन। आगे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। द यंग मैन एको द लिमिट ऑफ देयर एल्डर्स। और यहाँ तक कि जो यंग मैन है, जो वहाँ पे नौजवान लड़के भी हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं जो उनके बड़ों ने किया। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम। समय के साथ कुछ भी नहीं बदला है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में ऐसा लगता है कि समय रुक सा गया है, वही चीजें सालों से चली आ रही हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू लिव। जिस काम में ये पिछले कई सालों से लगे हैं, जो कि माइंड नंबिंग है, जिसने इनके दिमाग को बहुत ही ज्यादा क्या कर दिया है, स्लो कर दिया है। उस वजह से ना तो ये सोच पा रहे हैं, ना ही इनकी सपने देखने की जो क्षमता है वो भी खत्म हो चुकी है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव। फिर अनीस जंग यहाँ के लड़कों से पूछती हैं, जो यहाँ के नौजवान लड़के हैं, कि तुम लोग खुद का ही अपना एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हो, उसमें तुम्हें बेनिफिट होगा। आई आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मेन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल। में यंग मैन के ग्रुप से पूछती हूँ, कौन कह रही है, ऑथर कह रही है, जो इस विशियस सर्कल में, यानी कि एक ऐसा सर्कल है, एक ऐसा दलदल है जिसमें ये लोग फंस चुके हैं। और इसका फायदा कौन उठा रहे हैं बच्चों? इसका फायदा उठा रहे हैं मिडल मैन। ट्रैप देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। और इन मिडल मैन ने इनके फादर्स को भी फंसा रखा है और फोरफादर्स यानी कि जो इनके पूर्वज थे उनको भी फंसा रखा था। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, वो कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी गए, हम इकट्ठा हो भी जाते हैं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। पुलिस हम लोगों पे ही क्या करेगी, एक्शन लेगी, इनके खिलाफ कुछ भी नहीं करेगी। बीटन एंड ड्रैग, हमें ही मारा पीटा जाएगा और हमें ही ये लोग घसीट के यहाँ से ले जाएंगे इस आरोप में कि हम ही कुछ गलत काम कर रहे थे। क्लियर? टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। देयर इज नो लीडर अमंग देम। हमारे बीच कोई भी हमारा ना तो कोई लीडर है, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। ना ही कोई ऐसा इंसान है जो उन्हें चीजों का एक नया नजरिया दिखा सके। दे फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। उनके फादर्स भी उन्हीं की तरह इस काम को करते करते थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड इनटू इनजस्टिस। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बातें करते रहते हैं, जो कि स्पाइरल की तरह गोल गोल घूमती ही रहती है। ठीक है, तो इनकी बातें पोवर्टी से लेकर एपैथी, ग्रीड, लालच, मिडलमैन का जो लालच है और किस तरह से इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इन्हीं सब मुद्दों पे घूमती रहती है। बट इनके बीच कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इन बातों को आगे रख सके। लिस्टिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। जब मैं इन्हें इनकी बातों को सुनती हूँ तो मुझे दो विपरीत दुनियाएं दिखाई देती हैं। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. दो दुनियाएं हैं। एक तो है बच्चों इन गरीब लोगों की, जिन पे इनका कास्ट का स्टिग्मा है, यानी कि इस कास्ट के उसके कारण ये फंस चुके हैं, जो कि ये माना जाता है कि ये इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, बंगाल मेकर्स की कास्ट से, इसलिए इनको यही काम करना पड़ेगा, चाहे ये कुछ और भी करना चाहे। और दूसरा है बच्चों, दूसरा ग्रुप है जो एक विशियस सर्कल है, जो इन लोगों का सर्कल है, जो ये सब आपस में मिले हुए हैं। यहाँ के साहूकार हो गए, मिडलमैन हो गए, पुलिसमैन भी इस सभी सिस्टम का पार्ट है, कीपर्स ऑफ लॉ, या कि जिनको ये कानून को बचा कर रखना था। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अफसर लोग हैं और जो नेता लोग हैं, इनको ये सब एक साथ मिले हुए हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और इन्होंने मिल करके इन बच्चों के कंधों पे इतना ज्यादा बोझ डाल रखा है जिस बोझ को ये नहीं संभाल पा रहे। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। इससे पहले कि उसे इस बात के लिए वो जागरूक हो पाए कि किस बोझ के तले उसे डाला जा रहा है, वो तब तक उस बोझ के नीचे फंस चुका होता है, जैसे कि उसके फादर फंसे थे।
टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, कुछ और करना कुछ चुनौती भरे काम करने जैसा होगा या दुस्साहस करने जैसा होगा। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और इनके बीच में डेयरिंग दिखा पाना इनके बचपन का हिस्सा ही नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, लेकिन मुकेश में मुझे वो चिंगारी दिखती है। आई एम चीयर्ड, मुझे खुशी होती है वो देख करके। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, जब वो कहता है कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है, ना कि मैं जिंदगी भर ये बैंगल्स ही बनाता रहूंगा। ही रिपीट्स, वो फिर से इस बात को कहता है। ही विल गो टू अ गराज, वो कहता है कि वो किसी गराज में जाएगा और ये मैकेनिक का काम सीखेगा। बट द गराज इज अ लॉन्ग वे अवे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गराज है वो उसके घर से बहुत ज्यादा दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो कहता है कि मैं वॉक करूंगा, मैं चल के जाऊंगा। इस पे ऑथर पूछती है कि डू यू हैव ऑल्सो हैव ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग, क्या तुम्हारा उड़ने का भी शौक है? क्लियर बच्चों, यहाँ तक सभी को क्लियर है कहानी? स्टूडेंट्स लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। ही इज सडनली साइलेंट, और जैसे ही ऑथर उससे पूछती है कि क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो, तो वो अचानक से शांत हो जाता है। नो, ही सेज, और फिर कहता है नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, क्योंकि वो जमीन की तरफ देख रहा है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, और वो बुदबुदाते हुए कहता है कि नहीं, लेकिन साथ ही साथ उसे इस बात का रिग्रेट भी नहीं है, अफसोस भी नहीं है। इज कंटेंट टू द ड्रीम ऑफ कार, क्योंकि वो खुश है कि उसका जो सपना है कार चलाने का, वही उसके लिए काफी है, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई देता है। फिर यहाँ पे वो कहती है ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी टाउन की गलियां ही दिख रही हैं। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से प्लेन्स बहुत ही कम उड़ते हैं। और ये कह करके ऑथर इस चैप्टर को यहीं पे फिनिश करती है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगली क्लास में हम मिलेंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।